भूकंप और भूकंप के साथ क्या किसी खतरे की आहट, यही है बड़ा सवाल। आपको बताएं, उत्तर भारत के कई इलाके आज भूकंप के झटकों से हिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। शाम 7:30 बजे भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन दोनों जगहों पर भी झटके महसूस किए गए। इन देशों में जम्मू कश्मीर में करीब 20 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 190.2 किलोमीटर नीचे था। अब तक भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं है, यही सबसे राहत देने वाली बात है। लेकिन भूकंप का झटका लगते ही जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में ज्यादातर लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों के मन में 8 अक्टूबर 2005 को आए विनाशकारी भूकंप की खौफनाक यादें ताजा हो गई। तब घाटी में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। पहले तो इसे 8.2 कहा गया था, फिर बाद में इसकी तीव्रता 7.8 के आसपास बताई गई थी और इसमें 1300 लोग मारे गए थे। सिहर गए होंगे सभी जैसे ही भूकंप की खबर आई, भूकंप के झटके महसूस किए। आपको बता दें, कश्मीर भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाके में गिना जाता है। ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। बहरहाल अच्छी बात यही है कि अब तक भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं है। 6.3 इसकी तीव्रता मापी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये भूकंप कुछ कहता है, क्या इसमें उस खतरे की आहट है जो आने वाले दिनों में घाटी या उसके आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये भूकंप कहां पर आया है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है और वो आपको दिखाएंगे कंप्यूटर पर कि किन जगहों पर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है और कहां पर यह भूकंप आया है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर इस भूकंप पर क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आज शाम को 7:31 पे एक अर्थक्वेक आया है। इसका एपिसेंटर जो है हिंदुकुश माउंटेन रीजन में है और इसका मैग्नीट्यूड 6.3 मापा गया है और इसका फोकल डेप्थ जो है वो 170 किलोमीटर डीप है, जमीन से नीचे है और इसी वजह से ये अर्थक्वेक जो है काफी दूर दूर तक की गए हैं और हमको दिल्ली में भी इस अर्थक्वेक का फील करने का रिपोर्ट्स मिली है, पर्टिकुलरली इन दी हाई राइज बिल्डिंग्स। पूरे हिंदुस्तान में रहा है, दिल्ली तक महसूस की गई है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी महसूस की गई है। दिल्ली और एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए हैं। किस तरह से रहना होगा अब कम से कम उत्तर भारत को सावधान, इसी पर करेंगे बातचीत। सिद्धार्थ हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर मौजूद है। सिद्धार्थ, घाटी के लोगों को तो 2005 याद आ गया होगा। किस तरह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, किस तरह का खतरा वहां पर आज कहां कहां पर हुआ है और दिल्ली वाले क्यों सावधान रहे? अंजना, अगर आज के भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो आज का भूकंप हम कह सकते हैं कि एक आहट है, यानी हिमालय को जो है भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। तो आज का भूकंप जो है हम कह सकते हैं लगातार हमें वार्निंग मिल रही है, एक चेतावनी है और ये हिमालय है भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। और मैं एक जो सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, जो ये इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, हिंदुकुश का इलाका है, ये कई इसमें पर्वतमालाएं हैं। जैसे यहां पर जब आप इसे देखोगे कि जो ये भूकंप है, ये यूएसजीएस जो है एक बड़ी एजेंसी है, अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी है जो इसको जो है मॉनिटर करती है, तो उसने जो आंकड़ा दिया है वो 5.8 की इंटेंसिटी का आंकड़ा दिया है। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जो है क्या इसका मैग्नीट्यूड रहा है, किस तरीके से इसकी टाइमिंग्स क्या क्या रही हैं। और ये अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के कई इलाकों को इसने थर्रा कर रख दिया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो अंजना मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो सबसे जो खतरनाक चीज ये थी कि इसकी जो गहराई थी वो 190 किलोमीटर आंकी गई। हालांकि मौसम विभाग यहां का 170 किलोमीटर की गहराई पर एपिसेंटर होने की बात करता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये पूरे एक बड़े इलाके को इसने हिला कर रख दिया। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि एक चेतावनी है और इसके लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली पर क्या वाकई खतरा, यहां भी झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली पर कितना खतरा है और क्यों आहट आप इसे बता रहे हैं राजधानी वालों के लिए?
अन्य जो सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली जो है हिमालय के करीब है। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। तो एक तो ये राजधानी है देश की, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक है। तो अगर हिमालय में कोई बड़ा भूकंप आता है, कोई इस तरीके का भूकंप आता है जिससे जो है आसपास के इलाके में तबाही होती है, तो उससे जो है हमारी जो दिल्ली है उसको काफी खतरा है। तो सबसे जो सबसे ज्यादा जो है नोटेड इवेंट जिसको बोलते हैं, वो जैसा कि आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान में अक्टूबर में आया था यह भूकंप 2005 में, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, पूरे के पूरे पहाड़ 2 टुकड़े हो गए थे। इस तरीके के कई वाकयात आए जिसमें नीलम नदी थी, उसको जो है पत्थरों ने रोक रखा था, तो उसमें डैम बन गया जिसकी वजह से आगे खतरा पैदा हो गया। तो इस तरीके की चीजें जो है दोबारा रिपीट हो, और अगर ऐसा कोई वाकया होता है और जो दिल्ली के करीब हो, क्योंकि हिमालय यहां से दिल्ली से करीब है, इस वजह से हिमालय में अगर बड़ा भूकंप आता है तो उससे काफी नुकसान हो सकता है, और उसकी तैयारी हमारी कंप्लीट नहीं है जी। और 2005 की तबाही की वो खौफनाक आहट आज जरूर घाटी के लोग महसूस कर रहे होंगे, और इसीलिए शायद इतना डर भी इसकी वजह से हुआ, सभी अपने घर से निकल गए। लेकिन लापरवाही जो पसरी हुई है घाटी से लेकर राजधानी दिल्ली तक, जितने भी घर हैं, इमारतें हैं, भूकंप से नुकसान नहीं होता है, उसके बाद जो तबाही मचती है वो इमारतों के गिरने से। वहां पर किस तरह से अर्थक्वेक के मापदंडों की अवहेलना की जा रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाके भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। दिल्ली को सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, यानी यहां कभी भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है। पिछले कुछ सालों में यहां भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। तो क्या ये बड़े विनाश की दस्तक है? दिल्ली हिमालयन कोलिजन जोन से महज 300 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। दिल्ली के टेक्टोनिक नक्शे को देखें तो यहाँ की भूगर्भीय हलचल पर दिल्ली, हरिद्वार रिज, सोहना फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट हावी है। इस पर से यहाँ की जलोढ़ मिट्टी भूकंप के खतरे में और इजाफा कर देती है। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के इन इलाकों पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। यमुना के किनारे बसे इलाके पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर खतरा ज्यादा है, जबकि पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य और रिज के इलाके सुरक्षित जोन में हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में खतरे की वजह है वहां की मिट्टी। इन इलाकों की मिट्टी नम और रेतीली है। भूकंप के दौरान नम रेतीली मिट्टी का बर्ताव बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। इस प्रक्रिया को लिक्विफैक्शन कहते हैं। भूकंप के दौरान होने वाले लिक्विफैक्शन की वजह से बड़ी बड़ी इमारतों के जमीन के भीतर धंसने का खतरा रहता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी के सिर्फ 6.5% इमारतें ही बेहद खतरनाक जोन में हैं, जबकि 85% इमारतें खतरे के बीच की श्रेणी में हैं। लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी और बेतरतीब तरीके से बनी इमारतों को देखकर कलेजा कांप उठता है। अगर वहां रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता का भूकंप आया तो बर्बादी कितनी होगी? दिल्ली में गरिमा शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यही सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पर किस तरह का खतरा, और यही जवाब आपसे चाहेंगे सिद्धार्थ। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है राजधानी है, और साथ ही साथ यहाँ मल्टी स्टोरीज हैं। तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है, जिससे जैसा कि शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं कि भूकंप नहीं मारता है बल्कि इमारतें जो है लोगों को मारती हैं। भूकंप जो है जापान में भी आते हैं, जापान में बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन वहां पर उतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती। अगर के मापदंड यहाँ अपनाए ही नहीं जाते हैं, तमाम बिल्डिंग्स, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है अंजना। अगर यहाँ मापदंड बना दिए गए, लेकिन कभी भी जो है उनकी जांच करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है। और यहाँ सीज्मिक जोनेशन जो होना था, अलग अलग इलाकों का जो है कितना कितना नुकसान होगा, हजार्ड मैप बनने थे, वो सारे के सारी चीजें जो है बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई है, और इस तरीके का कोई भी कदम या कोई भी अथॉरिटी अभी तक सामने नहीं है। हाँ, नियम जरूर बना दिए गए हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये सरासर लापरवाही है सरकार की तरफ से और जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। तबाही जब आती है तो किसी को बताकर नहीं आती है, और आती है तो संभलने का मौका भी नहीं देती है, लेकिन ये शायद हम भूल जाते हैं। बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। अब अगली खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नाले में गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यह हादसा हुआ है। नाले में गिरकर बच्चे की मौत हो गई है। 4 साल, उस बच्चे की उम्र 4 साल है। एक के बाद एक सड़क किनारे जिस तरह से खुले नाले होते हैं, खुला सीवर होता है, उसमें लापरवाही की वजह से देखिए पूरा परिवार सदमे में है इस वक्त। अपने 4 साल के बच्चे को उन्होंने खो दिया है प्रशासन की लापरवाही की वजह से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ये घटना घटी है। उस बच्चे की ये तस्वीर, 4 साल का बच्चा नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और परेशान परिवार, उसकी मां जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बिलखती हुई दिख रही है। अगली खबर, यूपी के अस्पतालों की बदहाली की हर रोज खौफनाक तस्वीर आ रही है। मेरठ के अस्पताल में पोस्टमार्टम कैसे होता है, इसकी तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यहां डॉक्टर नहीं, सफाई कर्मचारी पोस्टमार्टम जैसे पेचीदे काम को अंजाम देते हैं। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते। तस्वीरें विभत्स हैं, लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है वो उससे भी ज्यादा डरावनी है। मेरठ अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस, बिना डॉक्टर के हो रहा पोस्टमार्टम, बाहर खुले में हो रहा पोस्टमार्टम। ये जगह है मेरठ मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम हाउस। यहां खुले में हो रहा है एक शव का पोस्टमार्टम, और जो लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं जरा उनका परिचय भी जान लीजिए। नाम श्यामलाल, पोस्ट सफाई कर्मचारी, तैनाती मेरठ अस्पताल। नाम महेंद्र, पोस्ट बाहरी आदमी, तैनाती पोस्टमार्टम करने वाला। जी हां, यूपी के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की इन तस्वीरों को देखकर आप दहल जाएंगे। आज तक के कैमरे में कैद इन तस्वीरों से साफ है कि यहां कोई डॉक्टर नहीं, कोई ट्रेन मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। यहां एक सफाई कर्मचारी और एक बाहरी आदमी शव का पोस्टमार्टम कर रहा है। एक मिलते जुलते हुलिये का तीसरा शख्स भी है जिसका पता मालूम नहीं हो सका। मैं सफाई कर रहा हूं। क्या सफाई कर्मचारी हूं तो? शव है मेरठ निवासी हाकिम अकबर अली का, जो अचानक लापता हुआ और उसकी लाश मिली। जाहिर है पोस्टमार्टम से ही मौत का कारण पता चलता, लेकिन यहां डॉक्टर नहीं, पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रियाएं सफाई कर्मचारी पूरा कर रहे हैं, वो भी खुले में। मैंने देखा है यहाँ के बेहद भी इतनी बेहिसाब तरीके से है, ना सफाई है ना कुछ है, और डेड बॉडी जैसे डाली जाती है उसकी कोई हिफाजत नहीं है। पैसा चारों तरफ से देने की वाली बात है कि पैसा दो और अपना काम करो और निकलते बनो यहाँ से। दलील ये दी गई कि लाश बदबू कर रही थी, इसलिए उसे सफाई के लिए निकाला गया। लेकिन मीडिया ने मेरठ के सीएमओ से जवाब तलब किया तो पहले वो सच को ही नकार गए। कहने लगे कि डॉक्टर राणा पोस्टमार्टम कर रहे थे। चीरफाड़ का काम तो चिकित्सक के प्रेजेंस में ही होता है, चिकित्सक ही करता है। नहीं, डॉक्टर राणा वॉज ऑन ड्यूटी, डॉक्टर राणा की प्रेजेंस में हुआ। कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन सीएमओ साहब तो मीडिया को ही गलत ठहराने पर आमादा थे। बिना मौजूदगी के तो पोस्टमार्टम होता ही नहीं, चिकित्सक वहां अवश्य मौजूद। वीडियो फुटेज तो ली जा सकती है ना, किस तरीके से वीडियो फुटेज ली जा सकती है कि डॉक्टर को ना दिखाया जाए और बाकी की चीजें वो कर ली जाए। आखिरकार सीएमओ साहब को भी समझ में आ गया कि उनकी दलील झूठ की बुनियाद पर टिकी है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी बात को मैंने पूर्ण गंभीरता से लिया है और इस पे विधिवत जांच मैं ही नहीं, हमारे अपर निदेशक महोदय भी हमारे साथ रहेंगे, मैं स्वयं करूंगा। सवाल है, जो सीएम साहब अपने साथी डॉक्टर को बचाने के लिए मीडिया को ही गलत ठहरा रहे हो, उनकी जांच का क्या नतीजा आएगा कहने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि ये सब वर्षों से चला आ रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी की नई सरकार अस्पताल में चल रही लापरवाही और बदहाली पर लगाम लगा पाएगी? उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का वादा करने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं क्या, सुन रहे हैं क्या? यूपी के बुलंदशहर में भी अस्पतालों में लापरवाही की खबर आज तक ने आपको दिखाई थी।
इसके बाद यूपी सरकार ने बुलंदशहर अस्पताल के सीएमएस का तबादला और वार्ड बॉय को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन बुलंदशहर अस्पताल में कैमरे पर ऑपरेशन करते हुए सफाई कर्मचारी के पकड़े जाने के बाद अब यहां डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल में सफाई कर्मचारी के ऑपरेशन करने की खबर दिखाने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। वजह इसके कि डॉक्टर कर्मचारी को अपनी गलतियों का एहसास हो, डॉक्टरों ने काम ही ठप कर दिया है। आलम यह है कि बुलंदशहर अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बंद है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत तक हो गई है। बहरहाल सरकार ने राज्य के सभी सीएमओ और अस्पतालों को ठीक से काम करने का निर्देश दिया है और ऐसा ना होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर, बागपत में कानून से ऊपर उठकर एक पंचायत ने ऐसा तुगलकी फरमान सुनाया है जो न सिर्फ महिलाओं की आजादी को छीनता है बल्कि ये भी बताता है कि आज भी लोगों की मानसिकता कितनी छिछली है। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के असारा गांव में एक पंचायत चल रही है। इस पंचायत में पूरी 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हैं, लेकिन इस पंचायत के खत्म होने के बाद जो फैसले लिए गए उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये किस जमाने के और किस देश में लिए गए फैसले हैं। गांव में प्रेम विवाह पर पाबंदी, प्रेम विवाह करने वाले जोड़े नहीं घुसेंगे गांव में, महिलाएं और लड़कियां नहीं करेंगी मोबाइल का इस्तेमाल, 40 से कम उम्र की महिलाएं नहीं जाएंगी अकेले बाजार, बरस से ढके महिलाएं और लड़कियां नहीं निकलेंगी घर से। सुना आपने, पंचायत ने ऐसे फरमान सुना दिए हैं कि जिनका गांव वालों को पालन करना ही होगा। ऐसे फरमान जिसे किसी भी हिसाब से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप जरा इसके पीछे की दलील भी सुन लीजिए। सबको पता है, अगर गांव में प्रेम विवाह करने के बाद लोग रहेंगे तो गांव में जितनी भी बुराई है वे बढ़ती रहेंगी, झगड़े पिसाद बढ़ते रहेंगे। आश्चर्य है कि ऐसे तुगलकी फरमान सुनाने वालों पर ना तो कानून का जोर चलता है और ना ही इन्हें इसकी परवाह है। हमारे गांव में एक 36 बिरादरी की पंचायत हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि जो गांव गलियों में ईयरफोन नहीं बजेंगे कानों में देने के, और कोई भी लड़की नंगे सर नहीं रहेगी, और जो यहाँ बाजार भरता है इतवार के रोज उसमें कोई भी लड़की या बहू 40 साल तक की वो बाजार में नहीं जाएगी। दरअसल बागपत के असारा गांव में अक्सर मनचले लड़के लड़कियों और महिलाओं को अपना निशाना बनाते रहते हैं। इन पर जब अंकुश नहीं लगा तो पंचायत बुला ली गई और पुरुष प्रधान इस इलाके में पुरुषों पर ही नहीं चलती, इसलिए महिलाओं पर ही बंदिशें लगा दी गई। गलती मनचलों की है, लेकिन भुगतना लड़कियों और महिलाओं को पड़ रहा है। इस पंचायत में महिलाएं ही शामिल नहीं थी और इस तुगलकी फरमान पर हामी भरने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है जो बड़े बड़े लोगों ने किया है, जो भी बड़े थे आगे गांव के, जैसे भी उन्होंने अच्छा समझा। जो पंचायत ने निर्णय लिया है वो सही लिया है, जो समाज की इच्छा है वो सही है। आखिर इस पंचायत में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसा कोई फरमान क्यों नहीं लाया गया? हालांकि बागपत पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैर, कार्रवाई बात की बात है, लेकिन पंचायत के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि देश में अभी भी कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां फैसले अदालत नहीं बल्कि पंचायतें करती हैं। नासिम आजाद, बागपत, आज तक। ये तुगलकी फरमान इस देश के संविधान के खिलाफ है, मानवाधिकारों के खिलाफ है और इसीलिए एनएचआरसी से लेकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अगली खबर, बारिश के इस मौसम में जब बरसाती नदियां कहर बरपाती हैं तो लोगों की जान पर बनाती है। राजस्थान के जालौर में एक यात्री बस अकोली नदी में फंस गई। ये बस सिरोही डिपो की थी जो अकोली नदी को पार कर रही थी, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि बस कुछ दूर तक बह गई। आगे पानी पीछे पानी, जाए तो जाए कहां? बस में अटकी जान, बरसात में ये सफर है खतरनाक।
कुछ नजर आ रहा है आपको? आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये खौफनाक माजरा क्या है? चलिए नजदीक से दिखाते हैं आपको। माचिस के डिब्बे की तरह नजर आ रही ये तस्वीर है नदी में बीचों बीच फंसी एक बस की। वाकया राजस्थान के जालोर का है। दरअसल ये बस जालोर से अकोली के सफर पर निकली थी और रास्ते में बनी एक पुलिया से गुजर ही रही थी कि अचानक अकौल नदी का बरसाती पानी जैसे बस पर कहर बनकर टूटा। अकोली में आया उफान इस बस को बहाते हुए नदी के बीचों बीच ले गया। बस के मुसाफिरों की तो जैसे जान पर बनाए। नदी का बहाव इतना तेज था कि नदी के दोनों ओर खड़े लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई। करें तो करें क्या? आखिर बस में फंसे लोगों की जान कैसे बचाएं? लेकिन नदी में आए इस सैलाब के आगे मानो सभी बेबस थे। बस मुसाफिरों और किनारे पर खड़े लोगों के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। वो तो गनीमत थी कि घंटे भर में नदी का पानी कम हुआ। फिर रस्सियों की मदद से बस को खींचकर किनारे लाया गया और मुसाफिरों की जान बचाई गई। राहुल त्रिपाठी, जालोर, आज तक।